1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो जम्मू और कश्मीर की रियासत के विलय से पहले ही गैर कानूनी तरीके से एक बड़े इलाके को हथिया लिया गया। आज भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। जिन इलाकों को जम्मू और कश्मीर की रियासत में महाराजा गुलाब सिंह ने जोड़ा था, उस पर पाकिस्तान अपना दावा ठोकता है तो मुझे हैरानी होती है। और सच्चाई है कि इन इलाकों में पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। यदि ऐसा होता तो 1956, 62, 72 और 73 में जो पाकिस्तान का आइन या संविधान बनाया गया उसमें कभी गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तानी हिस्से के रूप में दर्ज नहीं किया गया, जबकि हमारा एक ही संविधान है जिसमें साफ साफ लिखा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के अभिन्न अंग हैं और संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव भी सर्वसम्मत पारित हुए हैं। जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने यह सुनिश्चित किया कि इलाका हमेशा भारत से जुड़ा रहे। यदि विलय होने के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य के साथ सौतेला व्यवहार न किया गया होता तो जो यहाँ अलगाववादी ताकतें थीं तो उनको कभी मजबूती अथवा वह जो ताकत मिली है वह न मिली होती। आज़ादी के बाद जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय हुआ होता तो भारतीय संविधान की धारा 370 ने जम्मू और कश्मीर को अलग थलग जो बनाए रखा और इस अलगाव से पैदा होने वाली समस्याओं को यहाँ की जनता ने बहुत पहले ही भांप लिया था। भारत की आज़ादी हासिल होने के चंद महीनों बाद ही जम्मू और कश्मीर में प्रजा परिषद पार्टी का गठन हुआ और उन्होंने ही बाद में यह नारा दिया कि इस देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। 26 नवंबर 1952, नवंबर 26, 1952 को प्रजा परिषद के कद्दावर नेता स्वर्गीय प्रेमनाथ जी डोगरा ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और जगह जगह उन्होंने सत्याग्रह भी किए। प्रजा परिषद का यह आंदोलन तब राष्ट्रीय स्वरूप ले लेता है जब जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने मार्च 1953 में कश्मीर आंदोलन से जुड़ने का उन्होंने फैसला लिया। राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए बहनों भाइयों 1952-53 का यह आंदोलन एक डिफाइनिंग मूवमेंट है, क्योंकि आने वाले कई दशकों तक आर्टिकल 370 को समाप्त करना इस देश का एक प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ था। बहनों भाइयों, हमें जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए 7 दशकों तक 7 डिकेड्स तक यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया। अपने नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी हम लोगों ने खोया। 90 के दशक में एकता यात्रा के दौरान कई यहाँ की हस्तियों को भी, यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को भी हमने खोया। संयोग देखिए कि जिस एकता यात्रा को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने निकाला था, उसके सारथी वही थे जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। ऐसे तमाम प्रयासों और आंदोलनों के बावजूद वोट बैंक की राजनीति और अन्य निहित स्वार्थों के कारण धारा 370 को समाप्त नहीं किया गया। इसलिए जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में साफ लिख दिया था कि जीतने के बाद धारा 370 को हम समाप्त करेंगे। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 2014 का जब चुनाव हुआ था तो उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उस समय घोषणा पत्र में इसे शामिल किया गया था। उसके बाद गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। क्या डेवलपमेंट हुए इसकी जानकारी मुझे अच्छी तरह है, लेकिन उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन 2019 में जब एक घोषणा पत्र तैयार हो रहा था तब मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की, क्योंकि घोषणा पत्र तैयार करने की जो कमेटी बनी थी उसका चेयरमैन मैं ही खुद था। मैंने कहा इस बार हम लोग इसे लिख रहे हैं तो चाहे जो कुछ भी हो इस धारा 370 को हमको जम्मू कश्मीर से समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस घोषणा पत्र में इसका उल्लेख होना चाहिए और उसका घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया। आखिरकार वह दिन आ गया। 5 अगस्त 2019
कोई वह ऐतिहासिक क्षण आ गया जब संसद के दोनों सदनों ने धारा 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया और जो भारत के साथ एक संवैधानिक दूरी थी वह स्वतः समाप्त हो गई। धारा 370 समाप्त होने के बाद यहाँ काफी बदलाव हुआ है। मुझे आश्चर्य होता है, यहाँ परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स सालों से लोगों को नहीं मिल पा रही थी। भूमि कानून में भी कई संशोधन जो पहले ही हो जाने चाहिए थे वह नहीं हुए, वह अब आकर करना पड़ा है। यहाँ के वाल्मीकि समाज को भी यह हक नहीं दिया जा रहा था, उन्हें वह हक दिया गया। साथ ही साथ हमने हिंदी और कश्मीरी के साथ डोगरी भाषा को भी जम्मू कश्मीर की राजभाषा बनाकर डोगरी संस्कृत का सम्मान किया है। यह सब सारे काम पहले ही होने चाहिए थे। न जाने कितने ऐसे कानून थे जो शेष भारत में तो लागू थे लेकिन जम्मू कश्मीर में वह लागू नहीं थे। मुझे आश्चर्य होता है, एंटी करप्शन एक्ट इस हिंदुस्तान का अकेला राज्य था जम्मू कश्मीर जहां कि एंटी करप्शन एक्ट लागू नहीं था। लगता है कि जैसे धारा 370 लगने के बाद यहां राम राज्य स्थापित हो गया था, यहां पर कोई करप्शन करने वाला था ही नहीं। शायद इसीलिए एंटी करप्शन एक्ट बनाने की जरूरत न महसूस की गई, न हुई हो। लेकिन एंटी करप्शन एक्ट को भी हम लोगों ने लागू किया।